गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एकात्मक शासन। ये टॉपिक वर्तमान में सभी विश्वविद्यालयों में बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड सेमेस्टर में और इसके साथ ही साथ जो एमए कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम एकात्मक शासन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दो तरीके की शासन व्यवस्थाएं होती है जिसका आधार होता है शक्तियों का विभाजन। अगर शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा केंद्र और प्रांतों के मध्य किया जाता है, जैसे कि भारत, अमेरिका आदि में, इस शासन व्यवस्था को कहा जाता है संघात्मक शासन। यानी कि शक्तियां एक जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि शक्तियों को विभाजित कर दिया जाता है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को सौंप दी जाती है, जिनके ऊपर कार्य करने का, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, और कुछ शक्तियां राज्य सरकारों को सौंप दी जाती है, जिनके ऊपर और उन विषयों पर कार्य करने और कानून बनाने का अधिकार राज्यों का होता है। जब संविधान के द्वारा इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है तो इसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके ठीक विपरीत यदि इस ढांचे को उलट दिया जाए या इस व्यवस्था को उलट दिया जाए, यानी कि शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाए और सारी की सारी शक्तियां एक ही सरकार के पास हो, एक ही सरकार में निहित हो, एक ही सरकार में केंद्रित हो, तो इस शासन व्यवस्था को कहा जाता है एकात्मक शासन व्यवस्था। ब्रिटेन और चाइना इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ब्रिटेन में एक ही सरकार है और वो है केंद्र सरकार, और सारी की सारी शक्तियां, जितनी भी शक्तियां किसी राज्य में होती है, वो सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। जिस प्रकार से भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण से सूची प्रणाली अपनाई गई, 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इन तीनों सूचियों में ऐसे विषय रख दिए गए जो प्रत्येक के हिसाब से महत्वपूर्ण है। जैसे कि संघ सूची में ऐसे विषय हैं जो संघ सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जो राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय जो दोनों ही सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है। ये शक्तियों का विभाजन है, और इस प्रकार का विभाजन संघात्मक शासन व्यवस्था में होता है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रकार से शक्ति विभाजन नहीं होता, इस प्रकार से शक्तियों का वितरण नहीं किया जाता, इस प्रकार से सूचियां नहीं बनाई जाती। जितने भी विषय होते हैं, अपन यूं कह लें, जिस प्रकार से भारत में संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 62 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, इन तीनों को एक कर दिया जाए, तीनों सूची के विषयों को एक कर दिया जाए, और वो सारे के सारे विषय एक ही सरकार को सौंप दिया जाए, यानी कि केंद्र सरकार, तो इस शासन व्यवस्था को कहेंगे एकात्मक शासन। कहने का तात्पर्य ये कि शक्ति विभाजन शासन व्यवस्था का आधार होती है। अगर शक्तियों का विभाजन एक से अधिक जगह किया जाता है संविधान के द्वारा, तो उसे संघात्मक शासन कहते हैं। और यदि शक्तियों का विभाजन नहीं करके सारी की सारी शक्तियां एक ही सरकार को सौंपी जाती है, तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। ये शक्ति विभाजन के आधार पर अंतर किया जाता है। आज अपन इसी एकात्मक शासन को समझने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं एकात्मक शासन। परिचय। शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्रीय सरकार में संकेंद्रित होती है, तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। कहने मतलब कि सारी की सारी जो शक्तियां होती है, जितनी भी प्रकार की शक्तियां होती है, वो सारी की सारी शक्तियां एक ही सरकार यानी कि केंद्र सरकार में अगर केंद्रित रहती है, तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। इसके विपरीत जिस शासन प्रणाली में शासन की शक्तियां केंद्र तथा राज्यों में बंटी रहती है, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। ये बात मैंने आपको अभी क्लियर की कि संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन किया जाता है एक से अधिक सरकारों के बीच में। एक तो केंद्र सरकार होती है
और उतनी राज्य सरकारें जितनी कि उस देश में निहित होती है। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों और एक केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन। और उसी प्रकार से अगर अपन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक केंद्र सरकार और 50 राज्य, 50 राज्यों और एक केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन। तो जहाँ शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में होता है उसे संघात्मक शासन कहते हैं। वस्तुतः एकात्मक और संघात्मक शासन भेद का आधार राज्य की शक्तियों का केंद्रित या विभाजित होना, यानी कि आधार क्या है कि हम किसे कहेंगे एकात्मक शासन, किसे कहें संघात्मक शासन। तो इसके लिए हमें यह तय करना पड़ेगा कि शक्तियों का क्या किया गया है। क्या शक्तियों को केंद्रित किया गया, क्या शक्तियों को विभाजित किया गया। अगर शक्तियों को केंद्रित किया गया तो वो शासन व्यवस्था एकात्मक है, और शक्तियों का विभाजन कर दिया गया तो वो शासन व्यवस्था संघात्मक है। अर्थ और परिभाषा है। एकात्मक सरकार उसे कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक केंद्रीय सरकार में निहित रहती है। यानी कि एकात्मक शासन किसे कहेंगे, उस शासन व्यवस्था को जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही जगह केंद्रित होती है और वो एक ही सरकार उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करती है, उस शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन कहेंगे। समस्त देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका होती है। यानी कि जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर केंद्र की व्यवस्थापिका अलग, राज्यों की व्यवस्थापिका अलग, केंद्र की कार्यपालिका अलग, राज्यों की कार्यपालिका अलग, केंद्र की न्यायपालिका अलग, राज्यों की न्यायपालिका अलग। यानी कि संपूर्ण ढांचा दोहरा होता है। जैसे बात भारत में करें, भारत में एक केंद्र की व्यवस्थापिका जिसे हम संसद करते हैं, प्रत्येक राज्य में व्यवस्थापिका है जिसे हम विधानसभा कहते हैं, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। उसी प्रकार से प्रत्येक की कार्यपालिका अलग होती है। केंद्र की कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद अलग है, राज्यों की कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद अलग है। भारत में न्यायपालिका के संबंध में एकात्मक शासन व्यवस्था का गुण अपनाया गया। यहाँ पर न्यायपालिका दोहरी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि भारत में कि केंद्र की न्यायपालिका अलग है, राज्यों की न्यायपालिका अलग है। हमारे यहाँ पर न्यायपालिका एकल। हाँ, अमेरिका के बारे में हम ये कह सकते हैं, अमेरिका में संघात्मक शासन है, लेकिन अमेरिका में न्यायपालिका भी दोहरी है। केंद्र की अलग न्यायपालिका है, राज्यों की अलग न्यायपालिका है, लेकिन हमने ये ढांचा नहीं अपनाया। जहाँ शासन व्यवस्था में संपूर्ण अंग, सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही होती है, एक ही ढांचा होता है, उसे हम एकात्मक शासन कहते हैं। केंद्रीय सरकार समस्त देश की सरकार होती है और सभी विषयों में उसकी सत्ता सर्वोच्च होती है। हमारे यहाँ पर दो प्रकार की सरकारें हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान की, एक राजस्थान की सरकार है और उसके ऊपर एक केंद्र की सरकार। दो प्रकार की सरकारें हैं, दोनों सरकारों के द्वारा नागरिक शासित होते हैं। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही सरकार होती है जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और पूरे देश के लिए एक ही सरकार होती है और सभी विषयों, जितने भी प्रकार के विषय होते हैं, उन सभी विषयों पर वही सर्वोच्च होती है और वही उनका निर्णय करती है। एकात्मक शासन में शक्ति विभाजन नहीं होता। शासन की सुविधा के लिए देश को कुछ भागों में बांट दिया जाता है, परंतु ये प्रशासनिक इकाइयां संघात्मक शासन के प्रांतों की तरह स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं होती। ये केंद्रीय सरकार द्वारा निर्मित की जाती है और उसके पूर्णतः अधीन होती है। पहली बात, एकात्मक शासन में शक्ति विभाजन नहीं होता जैसा कि संघात्मक में होता है। मैं आपको ये बात शुरू में कह चुका हूँ कि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन दो रूपों में किया जाता है, एक केंद्र के पास और कुछ राज्यों के पास, जितने भी राज्य होते हैं। लेकिन एकात्मक शासन में इस प्रकार का शक्ति विभाजन नहीं होता। शासन की सुविधा के लिए जो देश है उस देश के भूभागों को कुछ अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि हम बात करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड एकात्मक शासन है तो इंग्लैंड में 4 प्रांत है। और जैसे बात करें चाइना की, चाइना में 35 प्रांत तो है वहाँ पर, लेकिन ये प्रांत जो है वो भारत के प्रांतों की तरह या अमेरिका के प्रांतों की तरह स्वतंत्र नहीं है। ये प्रशासनिक इकाइयां मात्र है, ये प्रशासन की सुविधा के लिए, क्योंकि एक जगह से, एक ही केंद्र से, एक ही सरकार से इतने बड़े देश का प्रशासन चलाया जाना संभव नहीं होता, आसान नहीं होता, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रशासन की सुविधा के लिए देश को कुछ भागों में बांट दिया जाता है। ये भूभाग जो होते हैं, ये जो इलाके होते हैं, इनको हम प्रांत भी कह सकते हैं, इनको और इकाइयां भी कह सकते हैं, लेकिन ये इकाइयां स्वतंत्र नहीं होती। जैसे कि संघात्मक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र होती है, उस प्रकार से स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि केंद्र सरकार के अधीन होती है। इनका निर्माण केंद्र सरकार ही करती है
और इनका समापन भी केंद्र सरकार ही करती है। वो ही सर्वेसर्वा होती है। वो अपनी सुविधा की दृष्टि से जब चाहे नए प्रांतों का या नई इकाइयों का निर्माण कर सकती है। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन होती है। एकात्मक राज्य एक संप्रभु राज्य है जो एकल इकाई के रूप में शासित होता है, जिसमें केंद्र सरकार सर्वोच्च पदाधिकारी होती है। केंद्र सरकार प्रशासनिक विभाग, उपराष्ट्रीय इकाइयां बना या समाप्त कर सकती है। ऐसी इकाइयां केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिन्हें केंद्र सरकार उन्हें सौंपना चाहती है। जो एकात्मक राज्य होता है वो भी पूर्णतया बाकी अन्य राज्यों की तरह संप्रभु राज्य होता है। यानी कि हम इंग्लैंड को या चाइना को एक संप्रभु राज्य देखते हैं, उसी रूप में एकात्मक राज्य भी एक संप्रभु राज्य होता है और ये एक ही इकाई के रूप में होता है, अलग अलग इकाइयां नहीं होती। जैसे कि भारत में 28 राज्य हैं, अपने मामलों में सभी मामलों में स्वतंत्र हैं। अमेरिका में 50 इकाइयां हैं, 50 राज्य, वो अपने समस्त मामलों में स्वतंत्र हैं। लेकिन इस प्रकार की जो इकाइयां एकात्मक शासन व्यवस्था में बनाई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, वो इकाइयां अपने मामलों में स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि केंद्र के द्वारा ही शासित होती है। केंद्र सरकार इनके लिए सर्वोच्च अधिकारी होता है। जो भी दिशा निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा इनको प्राप्त होते हैं उन्हीं का ये पालन करती है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इन इकाइयों को कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता दे सकते हैं, कुछ कार्य करने की, यानी कि क्या कार्य करने हैं क्या नहीं करने हैं ये भी इन इकाइयों के लिए केंद्र सरकार ही तय करती है। इसलिए केंद्र सरकार की मर्जी है कि वो इकाइयों को किस प्रकार से कितनी स्वतंत्रता देती है, क्या छूट देती है, क्या शक्तियां उनको सौंपती है, ये सब कुछ केंद्र का मामला होता है। राज्य या प्रांत या इकाइयां जो होती है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती। केंद्र सरकार कभी भी इनका निर्माण कर सकती है, कभी भी इनका समापन भी कर सकती है। यद्यपि राष्ट्रीय शक्ति कानून द्वारा क्षेत्रीय स्थानीय सरकारों को हस्तांतरण के माध्यम से सौंपी जा सकती है। केंद्र सरकार हस्तांतरित सरकारों के निर्णयों को रद्द कर सकती है, उनकी शक्तियों में कम कर सकती है या उनकी शक्तियों का विस्तार कर सकती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी प्रांत होते हैं, जितनी भी इकाइयां होती है, उनके मामलों में केंद्र सरकार सर्वेसर्वा होती है। वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। शक्तियां कानून के द्वारा इनको सौंपी जा सकती है, शक्तियों का विस्तार किया जा सकता है, शक्तियों को इधर से उधर हस्तांतरित किया जा सकता है, शक्तियों को समाप्त भी किया जा सकता है, कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। ये सब कुछ केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो अपने प्रांतों को या अपनी इकाइयों को कितनी स्वतंत्रता देती है और किन मामलों में स्वतंत्रता देती है या नहीं देती है। ये सब कुछ केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। वो जैसा चाहे वैसा ही प्रशासन चला सकती है। कहने का मतलब ये कि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है वही सर्वेसर्वा होती है। पूरे देश के लिए वही एकमात्र सरकार होती है, वही संपूर्ण देश के लिए शासन का संचालन करती है और कानूनों का निर्माण भी करती है। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में अलग अलग सरकारें होती हैं। एकात्मक सरकार की विशेषताएं, पहला एक ही सरकार। एकात्मक राज्य में एक ही सरकार और एक ही राज्य होता है। संपूर्ण शासन शक्ति एक केंद्र सरकार में निहित होती है। हम भारत की करें, भारत में एक सरकार नहीं है, बल्कि आप देखिए, गौर कीजिए, एक केंद्र सरकार, 28 राज्य सरकारें और 2 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जिनके पास 20 शक्तियाँ हैं। और निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भी केंद्र शासित क्षेत्र बना दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान है, वहाँ विधानसभा के चुनाव भी सितंबर 2024 तक होने वाले हैं। तो एक और इकाई बन जाएगी हमारे यहाँ, एक केंद्र शासित क्षेत्र और बन जाएगा जो शक्तियाँ प्राप्त करेगा और उन शक्तियों का प्रयोग भी करेगा। ये सब कुछ संघात्मक शासन व्यवस्था में संभव है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है? एक ही सरकार पूरे देश के लिए, एक ही सरकार, एक ही राज्य, संपूर्ण शासन शक्ति एक ही सरकार के पास होती है और वो ही सब संपूर्ण देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। संघात्मक शासन में प्रत्येक के पास अपनी अपनी शक्तियां होती है जिनका वो प्रयोग करती है, लेकिन एकात्मक शासन में एक ही सरकार होती है और संपूर्ण शक्तियां उसी के पास होती है और वही उन शक्तियों का प्रयोग करती है। शक्ति विभाजन नहीं, इसमें केंद्र सरकार तथा स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का वैधानिक विभाजन या वितरण नहीं होता। मैं आपको अभी जैसे क्लियर कर चुका हूँ कि भारत में हमने संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण से शक्ति विभाजन किया है और शक्ति विभाजन के लिए अपन ने एक दृष्टिकोण अपनाया, सूची प्रणाली, 3 सूचियाँ बनाई और तीनों सूचियों में अपन ने अलग अलग विषय रख दिए। जो जिसके लिए महत्वपूर्ण है वो विषय उसको सौंप दिए।
केंद्र सरकार के जो महत्वपूर्ण वो केंद्र सरकार को सौंप दिए, राज्य सरकारों के लिए जो महत्वपूर्ण वो राज्य सरकारों को सौंपते। ये संविधान में किया गया है शक्ति विभाजन, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे कनाडा, चाहे ऑस्ट्रेलिया, ये संघात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण हैं। और ये सारे के सारे देश संवैधानिक दृष्टि से शक्ति विभाजन पर आधारित है, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन नहीं होता। वास्तव में प्रारंभ में मैं कह चुका हूं कि शासन का आधार शक्ति विभाजन है। अगर शक्तियों का विभाजन किया गया तो वह संघात्मक शासन है, और शक्तियों का विभाजन नहीं करके केंद्रित कर दिया गया है वो एकात्मक शासन। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन नहीं होता। तीसरा है इकाइयों में विभाजित। प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से एकात्मक राज्य इकाइयों में बंटे रहते हैं। इन इकाइयों को कहीं पर विभाग, कहीं प्रांत, जिला, कम्यून आदि कहते हैं। इन्हें कुछ सीमित स्वायत्त शासन प्राप्त रहता है। ये अलग अलग नाम हो सकते हैं, किसी भी नामों से इनको पुकारा जा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना है, चाइना में 35 प्रांत हैं, इनको प्रांतों के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटेन में इनको प्रांत कहा जाता है, वहाँ पर 4 प्रांत हैं और उन्हीं में शासन का संचालन होता है। एक ही सरकार है और पूरे देश के लिए यही शासन का संचालन करती है। ये हो सकता है कि कुछ मामलों में ये जो इकाइयाँ होती है इनको अपने स्तर पर निर्णय करने का अधिकार दे दिया जाए, या इनको कुछ मामलों में स्वतंत्रता दे दी जाए, कुछ मामलों में स्वायत्तता दे दी जाए, ये हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ही ये तय करती है कि क्या किया जाना है क्या नहीं। जैसे कि चाइना है, बहुत बड़ा देश है, विशाल आकार वाला, भूभाग वाला, जनसंख्या वाला राज्य। तो ऐसे में 35 प्रांतों में उसने अपने आप को विभाजित किया ताकि प्रशासनिक दृष्टि से कार्य कुशलता बनी रहे। प्रत्येक प्रांत वो अपने स्तर पर कुछ कार्य करे और उसका कंट्रोलिंग जो है, उसका नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है, और वो केंद्र सरकार उस मामले में सर्वेसर्वा होते। इसलिए सुविधा की दृष्टि से इनको इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इनके पास सीमित अधिकार ही मात्र होते हैं। अधिकारी केंद्र सरकार के अंग। एकात्मक राज्य में स्थानीय अधिकारी केंद्रीय शासन के ही अंग होते हैं। वे केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए, भारत में 2 प्रकार की प्रशासनिक मशीनरी है, केंद्र की अलग है, राज्यों की अलग। जितने भी प्रकार के अधिकारी हैं वो केंद्र के अधिकारी और प्रांतों के अधिकारी के रूप में बंटे हुए हैं। यानी कि यूँ कह सकते हैं दूसरे रूप में कि कुछ केंद्रीय कार्मिक होते हैं, कुछ राज्यों के कार्मिक होते हैं, प्रत्येक राज्य के अपने अपने कार्मिक होते हैं। तो हमारे यहाँ, या हम यूँ कहें संघात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्मिक है, जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो 2 रूपों में बंटे होते हैं, केंद्र के अलग होते हैं, राज्य के अलग होते हैं। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में सारे के सारे अधिकारी एक ही सरकार के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के। स्थानीय या प्रांतीय अधिकारी या कर्मचारी नहीं होते। केंद्र सरकार ही अधिकारियों की भर्ती करती है, केंद्र सरकार ही उनको नियुक्त करती है। सारा का सारा नियंत्रण उनके हाथ में होता है और उनकी भक्ति केंद्र सरकार के प्रति होती है। और वो चाहे नियुक्त कहीं भी रहे, किसी भी प्रांत में नियुक्त करें, उनकी जो भक्ति है वो केंद्र के प्रति होती है और वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए अलग अलग रूप में प्रशासनिक अमला विभाजित नहीं होता, केवल एक ही सरकार के कर्मचारी अधिकारी होते हैं और वो सब के सब केंद्र सरकार के होते हैं और केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। एकमात्र सत्ता केंद्र सरकार। एकात्मक व्यवस्था में नागरिकों के लिए सत्ता और राज्य भक्ति का एकमात्र स्रोत केंद्र सरकार होते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्य की भक्ति का स्रोत 2 होते हैं। जैसे हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका का प्रत्येक नागरिक दोहरी भूमिका निभाता है, क्योंकि वहाँ दोहरी नागरिकता है। एक तो वो अमेरिकन नागरिक है, दूसरा उस राज्य का भी नागरिक है जिस राज्य में वो निवास करता है। तो उसकी भक्ति विभाजित हो गई, केंद्र के प्रति अलग भक्ति होगी, राज्य के प्रति अलग भक्ति होगी। अब भारत में बात करें, भारत में भी प्रत्येक व्यक्ति भले नागरिकता इखरी हो, ये संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी इखरी नागरिकता जो है एकात्मक शासन व्यवस्था का गुण है, लेकिन हमने नागरिकता के मामले में इखरी नागरिकता का प्रावधान किया है। फिर भी हमारे यहाँ भक्ति 2 रूप में विभाजित होती है। भले ही ये कहने के लिए कह दिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय है, लेकिन फिर भी वो केंद्र सरकार के प्रति भक्ति भी रखता है और जिस राज्य में वो निवास करता है उस राज्य सरकार के प्रति भक्ति भी रखता है, क्योंकि सारा प्रशासनिक अमला जो है वो 2 रूप में बंटा हुआ है।
व्यवस्थापिका 2 रूपों में बंटी हुई है, कानून 2 रूपों में बंटा हुआ है, और जो राज्य की सरकारें हैं वो अपने नागरिकों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो केंद्र सरकार भी नागरिकों की भलाई के लिए कार्य करती है। तो भक्ति 2 रूप में विभाजित हो गई, केंद्र सरकार के प्रति भी क्योंकि वो भी मानव कल्याण के लिए जुड़ी हुई है, और राज्य सरकार के प्रति भी क्योंकि वो भी जन कल्याण के लिए जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति का स्रोत एक ही सरकार होती है, 2 रूप में नहीं। संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति का जो स्रोत 2 होता है और शक्ति का केंद्र 2 होता है, और नागरिकों की भक्ति भी 2 रूप में विभाजित होती है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में सब कुछ एक होता है, एक ही सरकार होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एक सरकार के प्रति भक्ति रखेगा, वही सरकार उसके लिए कानून बनाएगी, वही सरकार उसके लिए लोक कल्याणकारी कार्य करेगी, वही सरकार उनको सुविधाएं प्रदान करेगी। इसलिए भक्ति विभाजित नहीं होती, और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसके लिए, पूरे देश के लिए एक ही सरकार है। स्थानीय सरकारों की प्रत्यक्ष सत्ता नहीं, इसमें प्रादेशिक या स्थानीय सरकारों को प्रत्यक्ष स्वतंत्र मौलिक सत्ता नहीं होती। प्रादेशिक व स्थानीय सरकारें केंद्र सरकारें प्रतिनिधि सरकारें होती है। यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था में अलग अलग रूप में सरकारें बनाई जाती है। सरकारों मतलब कि प्रशासनिक विभाग बना दिए जाते हैं, प्रांत बना दिए जाते हैं, इकाइयां बना दी जाती है, लेकिन ये इकाइयां अपनी कोई अलग से कोई पहचान नहीं रखती। इनके पास कोई अपनी अलग से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका नहीं होती, इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती। ये सारी सत्ता, सारी शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त करती है। केंद्र सरकार जो उनको शक्तियां देती है, जो उनको कार्य सौंपते हैं, वही कार्य और वही शक्तियां केवल उनके प्रयोग के लिए होती है, बाकी वो नहीं होती। या यूं कहे दूसरे रूप में, बाकी वो किसी भी सरकार का कार्य, किसी भी प्रकार का अन्य कार्य संपन्न नहीं करती। यानी कि स्थानीय सरकारों की कोई भी अपनी मौलिक सत्ता नहीं होती, वो केवल केंद्र सरकार की एजेंट मात्र या प्रतिनिधि मात्र होती है। इकहरी नागरिकता, एकात्मक शासन व्यवस्था में नागरिकता इकहरी होती है, दोहरी नहीं। नागरिकता भी केंद्र सरकार प्रदान करती है और संविधान भी एक ही होता है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था का गुण है, इकहरी नागरिकता। विश्व में जितने भी एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं, वो सभी अपने नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। लेकिन अगर बात करें संघात्मक शासन व्यवस्था, तो विश्व में भारत को छोड़कर जितने भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं, वो अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। दोहरी नागरिकता, एक केंद्र की और एक उस प्रांत की, उस राज्य की जिस राज्य में वो निवास करता है। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था के इस गुण को अपनाया गया है, यानी कि नागरिकता इकहरी। प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय, वो उस राज्य का नागरिक नहीं माना जाता जिस राज्य में वो निवास करता है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का ही नागरिक होता है, वो उसी देश का नागरिक होता है, और उसकी नागरिकता 2 रूपों में विभाजित नहीं होती। नागरिकता भी केंद्र सरकार ही प्रदान करती है, और पूरे देश के लिए एक ही संविधान होता है। हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान 2 होते हैं, केंद्र का अलग, राज्यों का अलग। हालांकि भारत में इस बात को भी नहीं अपनाया गया है। अमेरिका में केंद्र का अलग संविधान है और प्रत्येक राज्य का अलग संविधान है। इसलिए एकात्म शासन व्यवस्था में ये चीज़ें नहीं होती। संविधान भी 2 रूपों में नहीं होता, केंद्र का अलग और राज्यों का अलग, बल्कि सारी की सारी व्यवस्था इकहरी होती है, एकल होती है, और सब कुछ केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो यह है एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। आशा है आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझने में कामयाब हुए होंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, और जब अपन संघात्मक शासन व्यवस्था करेंगे तब आप एकात्मक शासन व्यवस्था को और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।